हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ दी सेल जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो इसके पहले हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे। कौन से थे वह? तो सेल मेम्ब्रेन था एक और दूसरा था सेल वॉल। ओके, तो जब भी कोई हम सेल को ड्रॉ करते तो उसके मेन तीन पार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और वो कौन से हो जाएंगे? तो एक जो उसकी सराउंडिंग लेयर होती है, उस लेयर या मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड जो सेंटर में एक डार्क स्पॉट जो ड्रॉ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है वह ज़्यादातर सेल में कहाँ पर लोकेट होगा? उसके सेंटर में लोकेट होगा, ठीक है। और इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो वह सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि सेल के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको कंट्रोल वह करेगा। कौन? न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब देखते हैं उसके पार्ट्स के बारे में कि उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप किसे बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम सेल में देखा था कि भाई उसके सराउंडिंग जो लेयर होता है उसे क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को ही क्या बोला गया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया है। और इन्हीं की वजह से क्या होगा? उसे हम सेपरेटली दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ वह उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या फिर न्यूक्लियस के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वह क्या है? साइटोप्लाज्म है। वह क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से वह क्या करता है? सेपरेट रखता है किसको? तो उसके जो इनर जो भी सब्सटेंस है, जो भी मटेरियल है उसे, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? तो द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो डबल लेयर कवरिंग पार्ट है उस पार्ट को क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर उसे दूसरा बोलना हो तो न्यूक्लियर एनवेलप भी बोला जाता है। ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन है वह डबल लेयर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। तो उस पोर्स को क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियर पोर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पोर्स जो प्रेजेंट है सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में तो उसे बोला जाएगा न्यूक्लियर पोर्स। और इन्हीं पोर्स से क्या होगा? जो मटेरियल है, जैसे जो साइटोप्लाज्म के अंदर से जो मटेरियल है वह जाता है न्यूक्लियस के अंदर, या फिर न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होगा उसे साइटोप्लाज्म में जाना है तो वह किसके थ्रू जाएगा? तो वह भी इन पोर्स के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रांसफर होने का एक वे बन जाएगा, पाथ हो जाएगा। कौन? पोर्स। कौन से? न्यूक्लियर पोर्स। तो विच परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस है, फ्लूइड सब्सटेंस, उसे क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो सेल के अंदर का जो फ्लूइड जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस है उसे क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों के बीच में जो मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम है वह कहां से होगा? तो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? तो क्रोमेटिन मटेरियल इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है वह? इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के अंदर ही इंटेंगल हुआ है, ठीक है, बाउंडेड हुआ है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चरिंग न्यूक्लियस में देखने को मिलती है उसे बोला जाता है क्रोमेटिन, या फिर क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं हम, ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वह कब देखने को मिलेगा? तो जब सेल डिवाइड नहीं होते, यानी कि जो सेल रिप्रोडक्शन है जब नहीं होती है तब ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कब देखा जाएगा सेल के अंदर? तो इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स शोज क्रोमेटिन मटेरियल इन न्यूक्लियस। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल है वह कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। बट ये कब देखने को मिलेगा? जब सेल डिवाइड होते नहीं है तब। तो जब अब सेल डिवाइड होते हैं तब ये क्रोमेटिन मटेरियल किस तरह का स्ट्रक्चर अब गेन कर लेगा तो वह देखते हैं। तो जब भी ये सेल डिवाइड होने का स्टार्ट करते हैं यानी कि सेल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तब ये क्रोमेटिन मटेरियल रोड लाइक शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं अपना। क्रोमेटिन मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? रोड शेप्ड जैसा, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर को फिर क्या बोला गया है? तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? क्रोमोसोम। यानी कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कब देखने को मिलेगा? तो जब सेल डिवीजन हो रहा हो, सेल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम वह क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल में से बनते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? तो ये भी याद रखना है आपको कि क्रोमोसोम है वह किसके बने हुए होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन के। जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना था। तो इसी तरह ये जो क्रोमोसोम होता है वह किसका बना है? तो डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब ये जैसे कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? क्रोमेटिन मटेरियल। तो जब वह क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा तो कुछ स्ट्रक्चर उसकी इस तरह की हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक हमने क्रोमोसोम ड्रॉ किया है। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं वह हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल के अंदर कितने पेयर्स में देखने को मिलेंगे? तो 23 पेयर्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, सिंगल सेल में। ओके, तो ये बात थी क्रोमोसोम। अब इसी के साथ साथ डीएनए का फुल फॉर्म के बारे में बात हो तो क्या होगा? तो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म जो आपको याद रखना है। ओके, और ये डीएनए से क्या बनता है? डीएनए एंड प्रोटीन से क्रोमोसोम बनता है। यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल की बात करें तो वह भी किसका बना हुआ है? तो वह भी डीएनए और प्रोटीन का ही बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो डीएनए के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो यानी कि जो क्रोमोसोम बना है डीएनए से, तो और डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट्स है या फिर उससे दूसरा बोलना हो उस पार्ट को तो हम फंक्शनल सेगमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उस फंक्शनल सेगमेंट को क्या बोला जाता है? तो जीन्स बोला जाएगा। यानी कि द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो जीन्स से डीएनए बनता है और डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये डीएनए का क्या काम हो जाएगा? तो जो डीएनए होते हैं तो डीएनए की जो मॉलिक्यूल्स है तो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो सेल की कंस्ट्रक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वह और जब उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग है, ओके, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वह किसके पास प्रेजेंट होगी? तो उन सेल्स के डीएनए के पास, यानी कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स के पास होती है, ओके। और इन्हीं डीएनए के थ्रू जो इनहेरिटेंस होता है वह क्या होगा? तो पेरेंट में से ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है। यानी कि जो जैसे कि कोई बच्चे होते हैं वह अपने पेरेंट के ऊपर गए होते हैं, यानी कि जैसे कि कोई बच्चा ही है तो उसका जो शेप होता है या फिर उसका जो फेस होता है वह उसके पापा या मम्मी की तरह देखने को मिलेगा। तो ये जो उस टाइप के जो इनहेरिटेंस है वह किसके थ्रू एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होगी? तो वह डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ओके। यानी कि क्रोमोसोम्स कंटेन
इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फ्यूचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो जो इस तरह की जो इनहेरिटेंस है तो वह पेरेंट्स में से नेक्स्ट जनरेशन या फिर ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होगी, तो क्रोमोसोम, बट क्रोमोसोम के अंदर कौन सा पार्ट, तो डीएनए से वह ट्रांसफर होती है। यानी कि वह डीएनए की वजह से ही क्या होता है, एक दूसरे की तरह कुछ सेम शेप या स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वह अपने पेरेंट के जैसे लुक लाइक में होते हैं, तो वह और किसी की वजह से नहीं, बट ये डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास उनकी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में, जो क्या है उसका फंक्शन। तो एक फंक्शन हमने देख लिया था कि भाई न्यूक्लियस क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक कंट्रोलर पार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं उसके फंक्शन। तो न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। तो जब भी सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का मतलब सेल डिवीजन होता है तो उससे क्या बोला जाएगा, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। और इन्हीं सेल्यूलर रिप्रोडक्शन से क्या होगा, एक सेल में से दो सेल बनेंगे, यानी कि नए दो बेबी सेल बनते हैं। ठीक है, तो अब ये कब पॉसिबल है, तो जब इन जो पहले पेरेंट सेल्स था उन पेरेंट सेल्स में से, यानी कि पेरेंट सेल होता है, उस पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियस डिवाइडिंग होने का स्टार्ट करता है, तभी जाके सेल की सेल्यूलर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है और उनमें से फिर नए दो सेल फॉर्म हो गए। ठीक है, तो उसका जो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का मेन रोल्स बोले तो वह किसका हो जाएगा, न्यूक्लियस का हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेकेंड हम बात करते हैं न्यूक्लियस डिसाइड द सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो ये जो न्यूक्लियस है वह एक क्या हो जाएगा, कंट्रोलर हमने बोला था। ठीक है, तो अब सेल की जो डेवलपमेंट होती है वह, या फिर सेल जो मैच्योर बनता है, तो ये सब किसके थ्रू होगा, तो इसके अंदर जो केमिकल एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है उन्हीं के थ्रू ये सेल्स क्या होगा, डेवलप भी होता है और मैच्योर भी बनता है। बट ये सब किसके थ्रू होगा, तो ये सब न्यूक्लियस के थ्रू होता है। तो न्यूक्लियस शॉर्ट में बोले तो सेल का क्या हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं कि जो लिविंग सेल होते हैं वह न्यूक्लियस के ऊपर से उनके दो टाइप्स है, यानी कि टाइप ऑफ लिविंग सेल्स डिपेंडिंग ऑन दी सेल न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेल की वजह से उनके टाइप्स भी देखने को मिलते हैं, और वह कितने हैं, दो टाइप्स में होते हैं। और वह कौन से, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और सेकंड जो है वह यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोटिस में जो प्रो का मतलब है वह क्या होगा, तो वह होगा प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव या फिर बिफोर, और कैरियोट का मतलब होगा न्यूक्लियस, या फिर कैरियन का मतलब होगा न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस, तो ऐसे सेल यानी कि पहले जो सेल होते थे वह क्या होते थे, उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता नहीं था। तो बिफोर न्यूक्लियस जो होता है या फिर प्राइमरी जो न्यूक्लियस होता है, ऐसे सेल्स को क्या बोला जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एक सेपरेटली आपको देखने को मिलेगा नहीं। ओके, और जो यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होगा, तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिस का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिसके अंदर सही में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उस तरह के और सेल को क्या बोला जाएगा, यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। ठीक है, तो चलो अब उसके डिफरेंस देखते हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल की डिफाइन करें तो क्या हो सकेगी, तो सच ऑर्गेनिज्म
whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotic cell। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में किसकी कमी हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बोला था कि भाई न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस नहीं होता है इसका मतलब कि उसके सराउंडिंग जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए वह पाई जाती नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम उसे एक अलग से दिखा सकते नहीं है। ठीक है, अलग से देख सकते नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस होगा, वह क्या होगा, पूरा साइटोप्लाज्मा में स्प्रेड हो गया होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब कि जो ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है, उस टाइप के सेल को क्या बोला जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो फिर क्या पाया जाएगा, तो द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सो एन डिफाइनाइट न्यूक्लियर रेजिन containing only nuclear acid is called nucleoids। तो जो अब इनकी जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंस था, वह जो न्यूक्लिक एसिड था वह पूरा एक रेजिन बना देता है साइटोप्लाज्म में, और उस न्यूक्लिक एसिड वाला जो रेजिन है, उस रेजिन को फिर क्या बोला जाता है, उन सेल में न्यूक्लियोइड्स बोला जाता है। ठीक है, और उन न्यूक्लियर के अंदर क्या पाया जाएगा, तो उसके अंदर कौन सा कंटेनिंग होता है, तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो उस ऐसे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेन्यूल्स होते हैं उनकी कमी होती है, वह पाए जाते नहीं है। अब ये सेल ऑर्गेन्यूल क्या है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करने ही वाले हैं, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं दूं तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है, गोल्गी एपार्टस है, लाइसोसोम है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगी, सेल ऑर्गेन्यूल्स होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वह हम इस चैप्टर में देखने वाले ही हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह के सेल ऑर्गेन्यूल्स क्या है, पाए जाते नहीं है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बोले तो क्या आएगा, बैक्टीरिया आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल किसे बोला जाता है, तो ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस वेल डिफाइन होते हैं। तो वेल डिफाइन यानी कि उनके सराउंडिंग अब सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, तो सच ऑर्गेनिज्म whose cell having a nuclear membrane are called यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाने की वजह से हम उस न्यूक्लियस को वेल डिफाइन बता सकते हैं, यानी कि वेल डिफाइन देखने को मिलेगा। ओके, और ऐसे सेल के अंदर सेल ऑर्गेन्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादातर प्रेजेंट हो गए। ओके, और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वह क्या हो जाएंगे, तो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंगी है, एल्गाज है कुछ। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बात किया न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या है, तो एक सेंटर में लोकेट पार्ट है सेल का। ठीक है, उसका काम क्या हो जाएगा, तो उसका काम हो जाएगा सेल को कंट्रोल करना। ओके, और मेन उसका जो है तो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के वक्त इसी का मेन पार्ट फंक्शन होता है, क्योंकि वही डिवाइड होने के बाद सेल क्या होगा, डिवाइड होता है उसी की वजह से। और उसके पार्ट के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो डबल लेयर की होती है। इसी के साथ साथ क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इंटेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उस पोर्स या फिर होल्स को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। और उसके अंदर एक डार्क स्पॉट जैसा जो है उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोलस बोलेंगे, जिसका भी एक अलग सा फंक्शन होगा, जो ज्यादातर जो राइबोसोम्स है सेल ऑर्गेन्यूल्स उन्हें क्रिएट करेगा। और दूसरा जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है
उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है तो न्यूक्लियर के अंदर जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को बोला जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। ओके, और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वह क्या है, तो इंटेंगल मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कब देखने को मिलता है, जब सेल डिवाइड होते नहीं है तब वह न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। बट जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब वह कैसा फॉर्म बना देते हैं, अपना कैसा स्ट्रक्चर बना देंगे, तो रोड शेप्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, और इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, क्रोमोसोम बोला जाता है। और क्रोमोसोम किसके बने हैं, तो डीएनए एंड प्रोटीन के। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए के अंदर फंक्शनल सेगमेंट, छोटे छोटे पीस जो होता है, उस पीस को या फिर सेगमेंट को क्या बोला जाता है, तो जीन्स बोला जाता है। तो जीन्स से डीएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, और इन्हीं डीएनए के थ्रू क्या होता है, तो कुछ टाइप की इंफॉर्मेशन उनके पास कलेक्ट होती है, वह रखते हैं। ठीक है, कौन सी, तो सेल की कंस्ट्रक्शन करने की, उनको ऑर्गेनाइजिंग करने का, फिर इसी की तरह इनहेरिटेंस की जो इंफॉर्मेशन है वह भी उनके पास होती है। और इन्हीं की वजह से पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेंस के इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है इन डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, और बाद में हमने फंक्शन देखे कि सेल्युलर रिप्रोडक्शन में उसका मेन फंक्शन है, और दूसरा डेवलपमेंट और मैच्योरिटी में भी उसका मेन फंक्शन है, यानी कि पूरा सेल को कंट्रोल करने का काम उसी का होगा। और दूसरा देखा हमने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है। ठीक है, थैंक यू।